हेलो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में फंक्शन, रिकर्शन और स्टोरेज क्लास के कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को डिस्कस करा था और मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर से एरे की स्टडी करूंगा। तो बेसिकली इस लेक्चर में जो हम डेटा स्ट्रक्चर का जो मेन सिलेबस आपका, जहाँ से आपका मेन डेटा स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग होती है, उसको स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोली थी कि जो डेटा स्ट्रक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपके प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, मैं गाइस आपको लेक्चर में कुछ कोडिंग की प्रॉब्लम्स जितनी मेरे से कवर हो पाएंगे इसमें उतनी पूरी कोशिश करूंगा कवर करने की। साथ ही साथ आपको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस का आइडिया भी दूंगा। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसमें भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको प्लीज ज्वाइन कर लो, जिससे कि उसमें क्या होगा, आपको सीनियर कुछ क्वेश्चन देंगे कोडिंग के डेली, जिससे कि आपकी कॉम्पिटिटिव कोडिंग भी इंप्रूव होगी और आपको जो आपको लॉजिक बनाने में दिक्कत आती है कोडिंग में, वो आपकी इंप्रूव हो सकती है वहाँ से। ठीक है, आपको उसमें बहुत फायदा होगा और आपको वे गाइड भी करेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनी में जाने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए और आपको कैसे प्रिपरेशन करनी होती है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर से। सबसे पहले बात आती है कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। इट इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज इफिशिएंटली। मतलब डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका है डेटा को स्टोर करने का और ऑर्गेनाइज करने का कंप्यूटर में, जिससे कि हम उसको इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो आपके डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे दो तरह के होते हैं। पहला लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जिसमें जो आपका डेटा स्टोर होता है वो लीनियर फॉर्म में होता है, और जो नॉन लीनियर है उसमें लीनियर नहीं होता, मतलब नॉन लीनियर फॉर्म में होता है। अगर मैं आपको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल दूं तो इसमें आपके एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू आ जाता है। ठीक, अगर नॉन लीनियर का एग्जांपल दूं तो इसमें आपका ट्री एंड ग्राफ जैसे डेटा स्ट्रक्चर आते हैं। ठीक, अब बात आती है डेटा स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया कि एल्गोरिथम क्या है। मैंने आपको काफी बताया था कि एल्गोरिथम भी काफी इंपॉर्टेंट है। एल्गोरिथम बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है टू सोल्व गिवन प्रॉब्लम। मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम दी गई है और आपको उसको सोल्व करना है, तो उसको जब आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखोगे तो उसको बोलते हैं हम एल्गोरिथम। अब गाइस, जब भी हम कॉम्पिटिटिव कोडिंग की बात करते हैं तो उसमें एक चीज आती है कि हमको हमेशा एल्गोरिथम का एनालिसिस करना होता है। उसका क्या मतलब है, देखो सपोज आपको दिल्ली से मुंबई जाना है। ठीक, अब दिल्ली से मुंबई जाने के लिए आपके पास, आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हो, वाया ट्रेन भी जा सकते हो और वाया फ्लाइट भी जा सकते हो। ठीक, बट आप हमेशा कोई एक रूट चूज करोगे जो कि आपको इफिशिएंटली भी होगा, आपकी फास्टर रूट भी होगा और आपको कॉस्ट इफिशिएंट भी होगा वो आपके लिए। ठीक है, आप हमेशा उस रूट को चूज करोगे। तो ऐसी अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम में किसी एक प्रॉब्लम की बात करूं तो किसी एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन नहीं होता, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। अब बात ये आती है कि हमको एनालाइज करना होता है कि कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है। ठीक, अब जो ये हम एल्गोरिथम या फिर डेटा स्ट्रक्चर में एनालाइज करते हैं सॉल्यूशन को, वो करते हैं हम बेसिकली किसी भी आपकी सॉल्यूशन की रनिंग टाइम के ऊपर। ठीक है, अब रनिंग टाइम का क्या मतलब है, देखो सपोज आपको रियल एग्जांपल देता हूं। आप एक दिन बाजार गए कुछ खरीदने के लिए, एक दुकान पे गए, वहां से आपको एक गाड़ी और एक साइकिल खरीदनी है। ठीक, अब वहां पे आप अकेले हो और जो दुकान मालिक है वो वहां पे खड़ा है। अचानक से क्या हुआ, पीछे से आपका एक फ्रेंड आया और उसने आपसे पूछा, अरे भाई क्या खरीद रहा है तू यहाँ से? तो आप तुरंत उससे क्या बोलोगे कि मैं यहाँ से गाड़ी खरीद रहा हूँ। आप वहां पे गाड़ी और साइकिल दोनों खरीदने गए थे, बट आप बोलोगे कि मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि बेसिकली जो गाड़ी है उसका जो ग्रोथ है, या फिर क्योंकि वो बड़ी चीज है। अब दूसरों को इंप्रेस करने के लिए आप हमेशा क्यों तुरंत ऐसे ही बोल देते हो जिसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है और जो बड़ी चीज होती है। सेम ये चीज एल्गोरिथम में है। अगर कोई आपसे इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप तुरंत आंसर दे देते हो, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको कोई बच्चा समझ नहीं सकता। इसमें बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है। पूरी डेटा स्ट्रक्चर हम यही समझेंगे कि प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं, तो आप उसका सॉल्यूशन दे सकते हो। बट उस जो आपने सॉल्यूशन दिया, उस सॉल्यूशन के अलावा भी बहुत सारे सॉल्यूशन ऐसे हैं जो कि उससे कम टाइम में सोल्व हो सकते हैं। तो हमको वही एनालाइज करना होता है कि कौन सा सॉल्यूशन अच्छा है और कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा अच्छा नहीं है। ठीक, अब जो इसमें एनालिसिस होती है, ये होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे। जो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला टॉपिक है, ये कंप्लीटली तो मैं आपका एल्गोरिथम में एक बार करूंगा, बट अभी मैं यहाँ पे आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि होता क्या है।
अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो इसमें बेसिकली आपकी दो चीज होती हैं, एक होता है आपका वर्स्ट केस और एक होता है बेस्ट केस। वर्स्ट केस वो केस होता है जब आप किसी प्रॉब्लम का ऐसा सॉल्यूशन दे रहे हो जो सबसे धीरे टाइम में सॉल्व होगा, ठीक है। और बेस्ट केस वो होता है जो सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का सबसे तेज सॉल्व होगा, ठीक। मतलब वर्स्ट केस में क्या होता है, सॉल्यूशन रेट इज वेरी वेरी लो, ठीक है। मतलब जो आपको सॉल्यूशन आएगा, जो आपने अपना सॉल्यूशन दिया है उस प्रॉब्लम के लिए, वो सॉल्यूशन बहुत धीरे आएगा, मतलब बहुत लंबे समय बाद आएगा। जो बेस्ट केस होता है उसमें क्या होता है, सॉल्यूशन रेट इज वेरी हाई, ठीक। अब होता क्या है, जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव कोडिंग में हम एक आइडियल मान के चलते हैं कि आपके 1 सेकंड में 10 की पावर 8 आइट्रेशंस यूज होते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव कोडिंग में आपको किसी भी प्रॉब्लम के लिए वो 1 सेकंड का टाइम देता है कि आपको 1 सेकंड में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए अगर आपने ऐसे क्वेश्चन में 10 की पावर 8 आइट्रेशन से ज्यादा यूज कर दी, वहां पे सपोज आपने कोई लूप लगाया फॉर आई के वैल्यू 0 से लेकर n तक, ठीक। और जो इस n की लिमिट है, इस n की लिमिट आपकी 10 की पावर 8 है, ठीक। अब क्योंकि आपने एक लूप लगा दिया और आपने इसके अंदर अपना लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिख दिया, अब हुआ क्या, आपका सिर्फ ये एक लूप चला और मैक्सिमम ये लूप 10 की पावर 8 टाइम चल सकता है, ठीक। मैंने आपको बताया 10 की पावर 8 तक 1 सेकंड में आपका काम चल जाएगा, तो आपका ये वहां पे प्रोग्राम चल जाएगा। बट सपोज मैं n की लिमिट 10 की पावर 5 कर देता हूं और आपने क्या करा, आपने इस लूप के अंदर एक और लूप लगा दिया j का 0 से लेके n तक, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पे भी 10 की पावर 5 तक चलेगा और यहाँ पे भी 10 की पावर 5 तक चलेगा मैक्सिमम केस में। जब n की वैल्यू 10 की पावर 5 होगी तो ये वाला लूप भी 10 की पावर 5 टाइम्स चलेगा और ये वाला लूप भी 10 की पावर 5 टाइम्स चलेगा। तो जो आपके टोटल हो गया, ये चला आपकी 10 की पावर 10 टाइम्स, ठीक। लेकिन 1 सेकंड में 10 की पावर 80 आइट्रेशन परफॉर्म होते हैं, तो ये आपका टाइम लिमिट एक्सीड कर जाएगा। मतलब उसने बोला आपको 1 सेकंड में सोल्व करने के लिए, बट ये आपका कोड नहीं हो पाएगा 1 सेकंड में सोल्व, ठीक। तो हमको इसी को ही ऑप्टिमाइज करना होता है कि हम किसी तरह यहाँ पे अगर देखा है तो आपको n के 2 लूप चले हैं तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n² होती है। अभी आपको आगे समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या होता है। और इससे पहले एक ही लूप था n का, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी n थी। तो n² बड़ा है, n छोटा है, तो हमको यही करना होता है कि n² से हमें किसी तरह कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है जिससे कि हमारा वो 1 सेकंड में एग्जीक्यूट हो पाए प्रोग्राम, ठीक। ये तो आपका थोड़ा ओवरव्यू था। अभी जब आप टेलीग्राम में जुड़ोगे तब आपको डेली जब क्वेश्चन मिलेंगे आप उसको सॉल्व करोगे, जब उसमें आपकी एरर आएगी तो हम आपको बताएंगे वहां पे कि कैसे किसी प्रॉब्लम को हम ऑप्टिमाइज करते हैं, मतलब उसके वर्स्ट केस से उसको हम बेस्ट केस तक कैसे लाते हैं, ठीक है। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं पहले डेटा स्ट्रक्चर से, जो है आपका एरे। अगर मैं एरे की बात करूं तो भाई एरे एक बहुत सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, कंटेन्स करता है सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एंड स्टोर्स अ कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, ठीक। मतलब स्टोर्स सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स एंड स्टोर्स या मैनेज एज कंटीन्यूअस मेमोरी, ठीक है। होता क्या है, जब मैंने आपको वेरिएबल बताया था तो मैंने आपको बताया था, सपोज मैंने आपको इंट a = 10 लिखा, मेमोरी में a नाम से कोई एक बॉक्स है जहां पे एक सिंगल वैल्यू 10 को मैंने स्टोर कर दिया, ठीक। बट सपोज मुझको 10, 20, 30, 40, 50 ये 5 वैल्यू एक साथ स्टोर करनी है। तो अब 5 वैल्यू अलग अलग है तो ये वेरिएबल में स्टोर हो नहीं सकती, तो वहां पे कंसेप्ट आता है आपका एरे का।
एरे क्या होता है बेसिकली, एक कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है। मतलब जैसे यहाँ पे आपके 5 अलग अलग सिंगल वैल्यू हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 ब्लॉक बना देंगे अलग अलग, 1 2 3 4 5, ठीक। 5 ब्लॉक बना दिए हमने, यहाँ पे 10 रख दिया, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, ठीक। तो इस तरह आपका एरे हेल्प करता है कि सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, मतलब सबके सब एक ही टाइप के हैं, उन सबको हमने स्टोर कर लिया और कंटीन्यूअस मेमोरी है इसकी। अब इसके बाद करते हैं सिंटैक्स की और उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। अगर इसके सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले आता है डेटा टाइप, मतलब आप कौन से डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर करना चाहते हो उसमें, ठीक। उसके बाद आपका एरे का नेम, आप यहाँ कुछ भी नाम दे सकते हो एरे का, और फिर आता है यहाँ पे साइज ऑफ एरे, मतलब आप कितनी वैल्यू को यहाँ स्टोर करना चाहते हो, ठीक। जैसे मैंने इससे पहले एग्जांपल में 5 वैल्यू स्टोर करी थी, तो वो क्या कैसे लिखा जाएगा, इंट, मैंने एरे का नाम स्मॉल ए लिख दिया और साइज क्या हो गया उसका 5, ठीक है। अब इस तरह तो हम हमने सिंटैक्स समझ लिया इसका। अब गाइस सी में जो एरे है वो बेसिकली उसकी लिमिटेशन है कि हमको उसका साइज पहले देना पड़ता है, उसका साइज हम बाद में आसानी से चेंज नहीं कर सकते, हम उसको पहले ही हमें उसका साइज डिक्लेयर करना होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे जब एरे को डिक्लेयर करते हैं तो उसी के साथ हम कैसे एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। सपोज मैंने एक एरे लिया 5 साइज का, अब मुझे इसमें 1 2 3 4 5 वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैं डायरेक्ट दे सकता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैंने यहाँ पे 5 साइज दे दिया और यहाँ पे 5 वैल्यू ना लिखी, मैंने यहाँ 3 वैल्यू लिखी, तो जो बाकी 2 वैल्यू उनका क्या होगा, इंट ए ऑफ 5 1 2 3, मैंने इतना लिखा। तो इस केस में क्या होता है, जो आपने 5 साइज का एरे बनाया उसमें पहले 3 में तो 1 2 3 स्टोर हो जाएगा, और जो बाकी 4th और 5th है वहां पे आपका 0 रहेगा, ठीक है। अपने आप वो 0 से इनिशियलाइज होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जिसकी वजह से एरे काफी फेमस है, तो वो है सबसे पहले इसकी रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस का मतलब है, क्योंकि जो एरे है वो कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है, मतलब अगर मैंने एक एरे बनाया 5 साइज का, तो कंटीन्यूअस पे 5 ब्लॉक बने हुए हैं, और अगर मुझको सपोज किसी भी वैल्यू पे डायरेक्ट पहुंचना है तो हम वहां पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि उसका एड्रेस हमेशा कंप्यूटर में स्टोर रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए बोलते हैं इसको रैंडम एक्सेस। इसको अगर मैं रियल एग्जाम्पल से बताऊं तो सपोज करो एक स्ट्रीट में लगातार 5 हाउस हैं, ऐसे पांचों का अपना अपना एड्रेस है, ठीक। अब एक पोस्टमैन आया, उसके पास एक चिट्ठी है, उस पर एड्रेस लिखा हुआ है। अगर उन हाउस का सबका अपना अपना एड्रेस अलग अलग है और जो उस चिट्ठी पे अलग एड्रेस लिखा है, तो पोस्टमैन डायरेक्ट उसके घर जा सकता है, ठीक। मतलब सपोज करो पोस्टमैन के पास जो चिट्ठी है उस पर इस वाले हाउस का एड्रेस लिखा है, तो पोस्टमैन डायरेक्ट जाएगा और इसके पास हो जाएगा। बट अगर इनका अपना कुछ एड्रेस नहीं है इनके पास, और इस पे चाहे कुछ भी लिखा हो ना लिखा हो, तो फिर पोस्टमैन डायरेक्ट रैंडम एक्सेस नहीं कर सकता, फिर उसको पहले इसके घर जाना पड़ेगा, इससे पूछेगा कि भाई ये वाला एड्रेस क्या है, इसको भी नहीं पता, ये कह देगा भाई पता नहीं है, आगे चलेगा, फिर पोस्टमैन यहाँ जाएगा, फिर यहाँ और फिर लास्ट में ऐसे जाएगा। तो ऐसे तो रैंडम एक्सेस से फायदा ये होता है कि अगर हमको किसी भी एड्रेस पे डायरेक्ट पहुंचना है, या फिर अगर सपोज एरे में 100 वैल्यू स्टोर है और मुझको डायरेक्ट 55 वाली वैल्यू को एक्सेस करना है, तो मैं डायरेक्ट उसके एड्रेस पे जाकर उसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक। अब जब मैंने आपको बताया कि हम उसके एड्रेस से पहुंच सकते हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कोई फॉर्मूला होगा कि जिसकी हेल्प से हम डायरेक्ट उसके एड्रेस पे पहुंच सकते हैं। अभी उसको भी डिस्कस करेंगे, बट इससे पहले आपको एक चीज बता देता हूँ। जो मैंने आपको ये बताया, ये वाला एरे, इस वाले एरे को बोलते हैं 1 डायमेंशनल एरे, ठीक है। 1 डायमेंशनल एरे क्यों? क्योंकि ये आपका सिंपल है, 1 डायमेंशन में ही ग्रो कर रहा है पूरा एरे, ठीक है। अब एक होता है आपका 2 डायमेंशनल एरे।
अगर टू डायमेंशन एरे की बात करें तो उसका सिंटैक्स होता है सबसे पहले डेटा टाइप, एरे का नेम, नंबर ऑफ रोज आती है यहाँ पर, और यहाँ पे आते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, सपोज मैंने इंट टाइप से बनाया, एरे का नाम मैंने ए रख लिया और मुझको एक 3x3 का एरे बनाना है, तो 3 रो और 3 कॉलम। ठीक है, तो ये कैसे दिखता है आपका, ये आपका ऐसे दिखेगा, इसमें आपकी 3 रो होती है और 3 कॉलम। ठीक, ऐसे एरे को बोलते हैं हम 2D एरे, इसे 2D एरे बोलते हैं, और इसके साथ साथ इसको हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स जब कंपोजिशन था रोज एंड कॉलम्स का, तो यहाँ पे भी आपकी 3 रो और 3 कॉलम है। अब इसमें भाई एक बात हो रहा है कि जो आपकी चाहे 1 डायमेंशन एरे है या फिर 2 डायमेंशन एरे, जो इसकी इंडेक्सिंग होती है, मतलब इस वाली रो को मैं क्या नंबर दूंगा, ये आपका कहीं पे 0 से स्टार्ट होता है, कहीं पे 1 से स्टार्ट होता है, बट मोस्टली लैंग्वेज में 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि जो हमारी जो मेमोरी का एड्रेस होता है वो भी 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं इसे 0 से स्टार्ट करूँ तो 0 1 2 ये आपकी रोज हो गई, और कॉलम भी 0 1 2। ठीक है, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया कि हम 1 डायमेंशन एरे में रैंडम एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे ही हम इसमें भी किसी भी डायरेक्ट लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। तो इसका भी अभी कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा। तो पहले देखते हैं हम इस वीडियो में कि 1 डायमेंशन एरे का हम एड्रेस कैसे फाइंड करते हैं। Find the address of any index in 1D array। ठीक, एग्जाम्पल से बताऊंगा भाई, आपको हर जगह मैक्सिमम बुक्स में इसका फॉर्मूला मिलता है, और वो फॉर्मूला सही बताऊं मेरे लिए तो गाइस बहुत हार्ड था याद करना। जब मैंने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ी थी सबसे पहले, तो मुझे तो वो फॉर्मूला याद नहीं हुआ था, बट मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको कभी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको उस तरीके को याद रखना है, उस मेथड को याद रखना है, आप अपने आप ही फॉर्मूले को ड्राइव कर सकोगे। ठीक है, तो देखो, अगर सपोज एक आपका 1 डायमेंशन एरे है ये, ठीक है, पहले मैं स्टार्ट करता हूं इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करते हैं इसमें। तो मैंने माना 0 1 2 3 4। ठीक है, अब सपोज करो मुझको जो ये 2 वाली इंडेक्स है, मुझे इसका एड्रेस निकालना है। ठीक, तो अगर मुझे 2 वाली इंडेक्स का एड्रेस निकालना है, तो आप एक बार बताओ, 2 वाली इंडेक्स आपकी यहां पर है, 2 वाली इंडेक्स तक पहुंचने से पहले मुझको कितने एलिमेंट को पास करना पड़ा, 1 2। ठीक है, 2 एलिमेंट को मुझे पास करना पड़ा है, और मैंने अभी यहां पे क्या मान लिया कि साइज ऑफ ईच एलिमेंट इज 1 बाइट। मैंने भी माना है कि जो ये हर एलिमेंट का साइज है वो आपका 1 बाइट है। ठीक है, अब 2 एलिमेंट को मुझे पास करना पड़ा है, 2 एलिमेंट पास कर दिए। अब साथ ही साथ इस एरे का कुछ ना कुछ बेस एड्रेस होगा, मतलब यहाँ पर तो कुछ ना कुछ एड्रेस होगा ना आपका। भाई सपोज करो यहाँ का एड्रेस आपका 100 है। ठीक, अब मैंने बोला कि हर एलिमेंट का साइज 1 बाइट है, अगर इसका 100 हुआ तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया आपका 101, इसका हो गया 102, इसका हो गया 103 और इसका हो गया 104। ये एड्रेस हो गया। ठीक है, तो मुझे 2 एलिमेंट पास करने पड़े, और मैं उसमें क्या कर दूंगा, मैं उसमें प्लस कर दूंगा बेस एड्रेस। ठीक है, अब इसको जनरलाइज में करते हैं। क्या, अगर मुझको आई इंडेक्स का बेस एड्रेस निकालना है, तो मुझको, और अब ये कौन से केस की बात कर रहा, 1D एरे में जब आपकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी।
अगर मुझको आई इंडेक्स का एड्रेस निकालना है तो मुझको आई एलिमेंट्स पास करने होंगे, और जो भी उसका साइज होगा, हर एलिमेंट का जो साइज होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू साइज ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक, और मैं इसमें प्लस कर दूंगा बेस एड्रेस को। बेस एड्रेस आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, अगर नहीं दिया हुआ होगा तो हम उसे 0 मान लेते हैं। ठीक है, प्लस बेस एड्रेस। ठीक, ये हो गया आपका जब आपकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट थी, व्हेन इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ठीक है, अब बात करते हैं अगर मैं 1 से स्टार्ट कर दूंगा, व्हेन इंडेक्सिंग स्टार्ट्स विद 1। अब देखो अगर मैं 1 से स्टार्ट करूंगा तो इसकी इंडेक्स 1 हो गई, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5। ठीक है, और अगर सपोज मुझको इसी वाले का एड्रेस निकालना है, अब ये इंडेक्स 2 भी नहीं, अभी इंडेक्स अभी 3 हो गई, तो अगर मैं 3 का निकालना है तो मुझको 3 तक पहुंचने के लिए कितने एलिमेंट पास करने पड़े? 1 2, मतलब एक कम 2। अभी मैंने माना कि हर एलिमेंट का साइज 1 बाइट है और उसमें मैं प्लस कर दूंगा बेस एड्रेस। अब अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो जनरलाइज क्या होगा? a ऑफ i इक्वल टू i माइनस 1 इंटू साइज ऑफ ईच एलिमेंट, क्योंकि मैंने अभी साइज ऑफ ईच एलिमेंट आपको 1 बाइट लिया था। अगर मैं 2 ले लेता तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 ही कर देते हैं, मल्टीप्लाई साइज ऑफ ईच एलिमेंट प्लस बेस एड्रेस। ठीक है, तो अब आपके ये 2 फॉर्मूले हो गए। जब आपके फॉर्मूला एक ही है बट आप समझ गए कि कैसे आपने इस वाले मतलब ये ड्राइव करा जब आपकी इंडेक्स 1 से स्टार्ट होगी और जब 0 से स्टार्ट होगी। अब इसमें काफी खोज खोज हो गई है, अभी मैं आपको फॉर्मूला अलग ही दिखा देता हूं। इसमें साइज ऑफ ईच एलिमेंट प्लस बेस एड्रेस, और a ऑफ i होता है आपका i माइनस 1 इंटू साइज ऑफ ईच एलिमेंट प्लस बेस एड्रेस। ठीक, ये आपका कब होता है? ये आपका होगा जब इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो गई और ये वाला जब आपकी इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हो गई। अब देखो अभी आपको एक चीज समझ आएगी इसमें कि जो साइज ऑफ ईच एलिमेंट हमने मल्टीप्लाई करी इसका रोल क्या है। देखो मैं दिखाता हूं। सपोज मैंने आपका एक एरे ले लिया और मैंने हमें माना कि साइज ऑफ ईच एलिमेंट आपका 2 बाइट है। ठीक, इंडेक्सिंग में 0 से स्टार्ट करता हूं, 0 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं इसका एड्रेस 100 मान लेता हूं यहाँ का, तो इसका 1 वाले का क्या एड्रेस हो गया? 102, 2 वाले का 104, 3 वाले का 106, 4 का 108। ठीक, अब मैं आपको ये जो एरे 2 का है ये मैं आपको फॉर्मूले से दिखा के दिखाता हूँ। एरे ऑफ 2 क्या होगा? इसमें i इंटू साइज ऑफ ईच एलिमेंट क्या है? 2, 2 इंटू 2 प्लस बेस एड्रेस 100, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 100 आपका क्या आ गया? 104। यहाँ पे 104 2 का एड्रेस है और यहाँ पे 104। ठीक, अब वो समझ आ गया कि साइज ऑफ ईच एलिमेंट यहाँ पे क्यों ने मल्टीप्लाई कर दी इसमें। तो अगर मैं आपको बताऊं तो जो 1 डायमेंशनल एरे का जो एड्रेस निकालना था वो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम 2 डायमेंशनल एरे का एड्रेस कैसे निकालते हैं। उसका एड्रेस थोड़ा अच्छा है, समझने वाला है। उसमें भी मैं आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करवाऊंगा, आपने देख लिया, आपको ये फॉर्मूले भी याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप जैसे मैंने आपको बताया उसी मेथड से आप आपको ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त का शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि अब डेटा स्ट्रक्चर का मेन कोर्स लेवल स्टार्ट हो गया है। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई वीडियो छूटे जिससे कि आपको बाद में कोई टॉपिक समझने में दिक्कत हो।
ठीक है, थैंक यू गाइस।